अस्सलाम वालेकुम। सो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट ए का हम 1 2 3 सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4 में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स की टाइप कौन कौन सी होती है, हमें किस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट कन्वेंशंस किस तरह के होते हैं, इसके कॉस्ट के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न बेसिकली होता है कि आपने अगर कोई बिज़नेस ओपन किया है तो आपने इस नियत से ना ओपन किया हो कि मैंने 3 मंथ्स काम करना है या मैंने 4 मंथ्स बिज़नेस रन करना है, 5th मंथ में मैं नहीं करूँगा। एंड आपकी ये नियत ना हो, आपका ये प्रोस्पेक्टस ना हो बिज़नेस में आने के लिए, बल्कि फोर्सेबल फ्यूचर हो। आप फ्यूचर की सोच किया हो, कोई 5 ईयर का प्लान कर किया हो, कोई 10 ईयर्स का प्लान कर किया हो कि भाई मैंने ये काम शुरू करना है और उसको मैंने इतना लंबा लेकर जाना है। आपका उसको क्लोज करने का जल्दी प्लान ना हो और आप एटलीस्ट 12 मंथ्स तक तो आपने अपना फोरकास्ट किया हो कि भाई मैंने 12 मंथ तक तो इसको लेकर जाऊँगा। उसके बाद वो जितनी भी होल लाइफ होती है, आप अगर 10 ईयर्स करें या 5 ईयर्स करें, आप उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किस में कर देते हैं? पीरियोडिक वे में। अगर आपके 10 ईयर्स हैं तो आपके 10 अकाउंटिंग पीरियड्स बनेंगे, आप उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी होल लाइफ को। उसके बाद आपको कोई भी थ्रेट ना हो लिक्विडेशन का। ये ना हो कि आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रही और आपका जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको अब पे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा लोगों को, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। तो ये भी ना हो, आपको थ्रेट ना हो लिक्विडेट होने का, आपकी कंपनी के बंद होने का। और आपके जितने भी पेबल्स हैं आप उनको टाइमली मीट कर सको, उनको टाइमली पे कर सको। सेकेंड कंसेप्ट हमारा आता है एक्यूरल कंसेप्ट की तरफ। एक्यूरल कंसेप्ट हमारा क्या होता है? एक्यूरल कंसेप्ट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। किसी ने आपसे पैसे लिए, उधार लिया और वो वापस नहीं कर रहा, या उधार लिया तो उसने आपके पैसे देने हैं। अब एक्यूरल में सिर्फ और सिर्फ कर्जा नहीं आ सकता, उधार नहीं आ सकता, इसमें वो रेवेन्यू भी आते हैं जो कि अर्न तो हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी सर्विसेज तो दे दी हैं, लेकिन आपको आपकी सैलरी मिलनी है 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के सम अप हो गए, ठीक है। और एक्से एक्सपेंस जो इनकर्ड तो हो गए हैं, आपने खर्चा कर तो लिया लेकिन आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं की। एक तरफ वो एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिलनी है 2 माह बाद, और एक तरफ आप हैं जिसने उसको सैलरी देनी है 2 माह बाद। आपका एक्सपेंस हो गया है, आपने उसको देने हैं, आपने देने हैं 2 मंथ बाद, तो आपका वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है कि वो हैपन तो हो गया लेकिन आपने अभी उसको पे नहीं किया। रेवेन्यू अर्न यानी कि वो हैपन तो हो गया लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद इन दोनों का जो इफेक्ट है, इनका इफेक्ट होना चाहिए आपकी नेट इनकम के ऊपर, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करते हो, आपकी जो नेट इनकम है उसमें अप एंड डाउन इसकी वजह से हो। ज़रा से पता, आप किसी को आउटस्टैंडिंग अगर पे करेंगे तो आपका जो इनकम है वो कम हो जाएगी, अगर आपके पास रेवेन्यू आएगा तो आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी एक और परेशानी ये है कि रेवेन्यू में और एक्सपेंस में दोनों केस में चीज़ हो जाती है लेकिन कैश चेंज नहीं होता। दोनों सिचुएशंस में कैश नहीं दिया जाता। इफेक्ट बैलेंस शीट इसका सेकंड ये है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग्स हैं, पेएबल्स हैं, तो वो हमारे जाते हैं लाइबिलिटी की साइड्स पे, और जो हमने भी ये रिसीव करना है तो जाएगा हमारा एसेट साइड पे। तो ये बैलेंस शीट पे अफेक्ट होता है और ये हमारा डे टू डे होता है। हम डेली जाके ग्रोसरी परचेज करते हैं, उससे कहते हैं कि 50 ले लो, 20 बाद में ले लेना, इस तरीके से ये डे टू डे होता है। और प्रोविजंस, हम प्रोविजंस कुछ खुद भी क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि हमारा हर मंथ जो है वो आउटस्टैंडिंग जो है वो 20,000 तक बन जाते हैं। तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो हम उसके स्टार्ट में एस्टिमेट कर लेंगे कि हमारे आउटस्टैंडिंग जो हैं वो 20,000 तक के बन जाएंगे। प्रोविजंस कहते हैं एस्टिमेट्स को, तो हम वो भी बना लेते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फ्यूडेंस पे। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपसे कहा जाता है कि जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपका बैलेंस शीट है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपको 5 टाइम्स पढ़ाई गई हैं, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस, ये जो भी चीज़ें हैं ये ट्रू एंड फेयर हो। आपने इसमें कोई फ्रॉड ना किया हो, आपने इसमें कोई हैंकी पैंकी ना की हो, ठीक है। एक्यूरेट हो टोटली, कि जो चीज़ें लिखी गई हैं वो वाकई हों भी। अगर आपने एसेट लिखा है अपनी बैलेंस शीट में 5 लाख से, तो आपकी कंपनी के अंदर वो 5 लाख का एसेट मौजूद भी हो, आप उसके ओनर भी हो, ठीक है। अब आगे इसके 2 रूल्स क्या हैं? डू नॉट ओवर एस्टिमेट रेवेन्यू, कि जो आपकी इनकम, जाहिर सी बात है हम इस तरह ही करते हैं कि हमारी जो इनकम होती है वो हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई मेरे पास तो ये पैसे हैं, वो पैसे हैं, और जो हमने किसी को देने होते हैं उधार, वो हम कहते हैं नहीं नहीं कोई उधार ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। तो वही वो कह रहा है कि
हमने जो हमारी इनकम है उसको किसी भी सूरत ज़्यादा शो नहीं करवाना, और हमारी जो एक्सपेंस है उसको हमने किसी भी सूरत कम शो नहीं करवाना। प्रूडेंस के लिए ये रूल है। और वो कह रहे हैं कि जब हमारा एक्सपेंस होगा, जब हमने किसी से पैसे ले लिए और किसी को उधार देने हैं, हम उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो इनकम है, अगर किसी ने हमसे कहा है कि भाई मेरा फ़लाँ कम कर दो और मुझसे इतने पैसे ले लेना या 1 मंथ बाद ले लेना, तो जब तक उसकी पेमेंट अश्योर्ड नहीं हो जाती, जब तक आप वो काम कर नहीं देते, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद टैक्स, ये जो बेसिकली हैंकी-पैंकी होती है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग नहीं रखते या हम एक्यूरेसी नहीं रखते, ये बेसिकली होती है टैक्स के लिए या इन्वेस्टर्स को फ्रॉड धोखा देने के लिए, कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएँ, मैं अपना एसी ज़्यादा दिखा दूँ, मैं अपनी जो मेरी प्रॉपर्टी की वर्थ है वो ज़्यादा दिखा दूँ, तो लोग मेरे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएँ कि हाँ भाई ये बंदा बड़ा अच्छा है। और लायबिलिटीज़ कम शो करूँ तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसके तो कर्ज़े ही बड़े कम हैं, बड़ी जल्दी कर्ज़े वापस कर देता है। तो इस पे भी टैक्स भी लगता है, आपकी जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स भी लगता है। तो वो टैक्स आपको ना देना पड़े, कम देना पड़े, उसके लिए आप जो है वो चक्करबाजी करते हो, फ्रॉड करते हो। तो प्रूडेंस ये चेक करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ही रहे, एक्यूरेसी ही रहे। उसके बाद कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में क्या होता है? कंसिस्टेंट के नाम से ही ज़ाहिर है कि चीज़ मुसलसल तसलसल में। अब पहले आपको बताया गया था कि अकाउंटिंग के डिफरेंस मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, आपकी कोई मशीनरी है, आपकी मशीनरी की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती है। अब आप हर साल उस वैल्यू को कम करते हैं। वो कम आप करते हैं डिफरेंट मेथड से। एक स्ट्रेट लाइन होता है, ग्रेड वाली मेथड होता है, और बहुत से डिफरेंट मेथड होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं। तो अगर आपने एक दफ़ा कोई एक मेथड यूज़ कर लिया है, तो आप उसको थ्रू आउट द काउंटिंग पीरियड 5 ईयर्स हैं या जितनी उसकी मशीनरी की लाइफ है, आप उसी मेथड को लेकर चलोगे। आप ये नहीं करोगे कि आपने एक साल एक मेथड यूज़ कर लिया तो दूसरे साल दूसरा यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपने जो मेथड यूज़ किया है, जो आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, डिसाइड कर लिया, आपने उस पे स्टिक रहना है और उसी पे लेकर चलना है। अब लाइफ ऑफ फाइफो भी होता है। लाइफ ऑफ फाइफो होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जिस तरीके से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, हम उसी तरीके से बेचते हैं, ठीक है। जो आखिर पे आया है हम उसको पहले निकालते हैं, इस मेथड में ही होता है। और इसमें ये होता है कि जो पहले आया था हम उसको पहले ही सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से आपने कोई एक मेथड चूज़ किया है, तो आपने उसी मेथड पे रहना है। कंपैटिबिलिटी। अब कंपैटिबिलिटी में क्या होता है कि हम हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, 1 साल से दूसरे साल के, दूसरे साल से तीसरे साल के, उनको कंपेयर करते हैं, उनको देखते हैं वो कितने कंपैटिबल हैं। और हम लोग भी ये भी देखते हैं कि हमारी जो सेम नेचर, जैसे हम एक सोप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोप की कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या है और बाकी कंपनीज़ की ग्रोथ क्या है। अगर हम लोग एक फॉर्मेट रखेंगे तो हम लोग कंपैरिजन कर सकेंगे ना। अगर हम हमारे फॉर्मेट से स्विच करते जाएंगे तो हम लोगों को फॉर्मेट समझने में, वो अगेन सारा काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों को कंपैटिबिलिटी चेक करनी ईजी होती है अगर हम कंसिस्टेंट प्रिंसिपल रखेंगे। उसके बाद आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होती है? अब एक तरफ आपके पाउच में पड़े हुए हैं 10-20 रुपीज़, आप उसका कोई ख़तरा नहीं है, वो निकल भी जाए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके वॉलेट में 10,000 पड़े हैं या 20,000 पड़े हुए हैं, और वो अगर निकले तो आपको कितना पता चलता है कि नहीं, यहाँ 20,000 पड़े हुए थे, निकाले गए हैं। 20 रुपीज़ आप नोट में नहीं लेते। वही मटीरियलिटी होती है कि हमने फोकस किन चीज़ों पे करना होता है। जिन चीज़ों में फ्रॉड ज़्यादा हो, जैसे पैटी कैश होती है। पैटी कैश होती है, हम छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं कि भाई अगर पेट्रोल डलवाना होगा किसी एम्प्लॉय ने या इससे खाना खुना खाना होगा तो हम उसमें से निकाल के दे देंगे, तो उसे कहते हैं पैटी कैश बुक। और एक होती है मेजर अकाउंट्स, कैपिटल रिसीवेबल्स के अकाउंट के, किसी से हमने चीज़ें परचेज़ की हैं तो उससे हमें 2 लाख रुपए आने हैं या 3 लाख रुपए आने हैं, तो जो पैटी कैश है उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि 50 रुपीज़ की किसी ने क्या चोरी करनी है, और अगर कर भी लिया तो इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स में से आपका 5 लाख जो आपने किसी से लेना है वो गायब कर दे और उसको लाइबिलिटी बना दे, तो वो 5 लाख उससे भी ले ले और 5 लाख आपसे भी ले ले, तो आपको 10 लाख का वो नुकसान करेगा। तो आपने ये देखना है कि आपने फोकस किस चीज़ पे रखना है। आपके लिए पैटी कैश नेसेसरी है या एसिड नेसेसरी है, ठीक है। या कहाँ पर आपसे वो चीज़ छुपा रहा है, कौन सी चीज़ें जो उस रिस्क में, रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा है, फ्रॉड का एलिमेंट ज़्यादा है। इकोनॉमिक डिसीजन, जो मटेरियलिटी होती है ये एक हमारे इकोनॉमिक डिसीजन पर भी बड़ा अफेक्ट करती है। उसके बाद मिसलीडिंग। मटीरियलिटी का मेन मकसद ये होता है कि आपको किसी और चीज़ में जो है वो इस तरीके से गुम कर दिया जाए कि आप मेन चीज़ की तरफ आओ ही ना। तो आपने ट्रिकी होकर चलना होता है कि मुझे कोई बातों में ना लगा सके, मुझे किसी दूसरी चीज़ की तरफ डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, मुझे पता हो कि मैंने अकाउंट रिसीवेबल चेक। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का मतलब होता है अकाउंटिंग, फॉर्म का मतलब होता है लीगल वर्क।
अब कानून जो है वो ये कहता है कि जिसके नाम है ना चीज़, अगर मशीनरी है, मशीनरी का ओनर जो है वो अगर फयाज है, तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन वगैरह, मशीनरी की मेंटेनेंस वगैरह वो फयाज ही करेगा, ये फॉर्म कहता है। लेकिन सब्सटेंस कहती है, अकाउंटिंग कहती है कि जो शख्स मशीनरी यूज़ कर रहा है ना, जिसके पास इस वक्त मशीनरी पड़ी हुई है, वही, अब आपकी जो कार है, अगर आप आपके कज़न ले गया, ओनर तो उसके आप हैं, अगर उससे ख़राब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग कौन करवाएगा? आपका कज़न करवाएगा कि आप करवाओगे? तो फॉर्म ये कहता है कि जो शख्स यूज़ कर रहा था, पेट्रोलिंग भी वही डलवाएगा और उसको मेंटेन भी वही करवाएगा। तो अकाउंटिंग में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि हम लोग कानून को नहीं मानते, बेशक ओनरशिप किसी और की है, लेकिन इस्तेमाल जो है वो जो शख्स कर रहा है वही उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी करेगा, वही उसकी सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करेगा। तो ये होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि हम अकाउंटिंग को रखते हैं हमारी लीगल फॉर्म के ऊपर। कानून चाहे जो मर्जी कहता रहे, जब कानून के टर्म्स आएंगे हम वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ हमारा अपनी कंपनी का। रीज़न इज़ कि हम ऑन नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं ना। एंड देन नेक्स्ट इज़ बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है डिस्टिंक्शन, कि जो हमारी कंपनी है और जो कंपनी का ओनर है उसके दरमियान हम थोड़ा सा फासला डाल दें। हम ये ना कहें ये कंपनी जो है इसके नाम से पता नहीं था, हम इनको दो में डिवाइड कर दें, कि हम इन दोनों को अलग अलग तस्वुर करें कि कंपनी अलग है, कंपनी की जो कैपिटल है, जो उसकी वर्किंग है वो अलग है, और ओनर की अलग है, हम उन दोनों को सेपरेट रखें। अगर ओनर किसी अपने पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉज करता है या कुछ भी करता है, हम उसको बिज़नेस के चीज़ में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर ने अपने लिए कोई कार परचेज़ की है, ठीक है, वो बिज़नेस यूज़ के लिए नहीं है, तो वो ओनर की है, हमने उसको बिज़नेस के लिए अलग रखना है। लेकिन अगर कोई ट्रक परचेज़ हुआ है और वो परचेज़ हुआ है बिज़नेस के प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो कंपनी का है, तो हमने ओनर को और कंपनी को अलग अलग रखना है। जो चीज़ें सिर्फ कंपनी के लिए की जा रही हैं हमने उसको इसमें कंसिडर करना है, और जो चीज़ें ओनर के लिए सिर्फ की जा रही हैं हमने उसको एलिमिनेट कर देना है। इसमें हम ये कहते हैं कि ओनर और कंपनी दो अलग अलग पर्सन है, हम कंपनी को एज अ सेपरेट इंडिविजुअल काउंट करते हैं, और हम सिर्फ कंपनी की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं, हम हमारे ओनर की कार नहीं रिकॉर्ड करते। हम हमारे एसेट्स में हमने जो ट्रक परचेज़ किया ट्रांसपोर्ट के लिए, बस वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बारी आती है मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट ये होता है कि हमारी जितनी भी ट्रांसैक्शंस हैं, अब हमारी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन उनकी अपनी भी, वो ऑनेस्ट हैं, वो लॉयल हैं, वो कंपनी के लिए बढ़ चढ़ के वर्क करते हैं, वो बहुत काबिल हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कंपनी में जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो सिर्फ मनी बेस पे रिकॉर्ड होती हैं, हम सिर्फ वो ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी बेस पे हों, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स है, पेबल, या हम जो उनको सैलरी दे रहे हैं हम सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं, हम उनकी स्किल्स, उनकी ऑनेस्टी, ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, कंपनी में सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो मनी बेस पे होंगी, जिसमें कैश आ रहा होगा, कैश जा रहा होगा, और सेकंड जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी, और सेकंड जो हमारी करेंसी इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है, जो हमारी इस वक्त मुल्क में करेंसी की वैल्यू है, हम उस करेंसी के ऊपर उस चीज़ को लेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक लॉ है, गैप USGAAP, इसके अंडर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बनाई गई थी। इसका मकसद ये होता है कि जो एसिड है, एसिड हम लोग उस चीज़ पे रिकॉर्ड करें जितना, अब हमने किसी जगह से एसिड परचेज़ किया है, हमने परचेज़ किया है 50,000 का, तो हम 50,000 पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है 50,000 लिखेंगे। और इसका सेकंड मेथड ये है कि हम लोगों ने बेशक परचेज़ 50 का किया है, लेकिन हमको अपनी फैक्ट्री तक लाने पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी है, वो 10,000 लगी है। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा मेंटेन भी करवाया है, उसको थोड़ा सा अप टू डेट बनाया, उसमें भी हमारे 10,000 लगे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, जो कॉस्ट है वो 50,000 नहीं है, वो हमारी है 70,000। तो ये दो तरीके होते हैं एसिड को रिकॉर्ड करने के। और लाइबिलिटी के बारे में वो कहता है कि लाइबिलिटी का ये चीज़ होती है कि जो कैश हम लोग देते हैं, हमने किसी से कर्ज़ा लिया है, अब हमने उसको 6 मंथ्स बाद वो पैसे वापस करने हैं, हमने लिए थे उससे 50,000, लेकिन हर मंथ हम उसको 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट देते रहे हैं, तो 50,000 प्लस 6 मंथ्स का वो 10% इंटरेस्ट काउंट करके, जो प्लस करके हमारे पास एक अमाउंट आएगी, उसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे कि हमने इतना तो है, उसको पे करना है, हमारा पेबल जो है वो इतना है, लिया बेशक 50 था, लेकिन देना तो 50 नहीं ना है। और सेकंड वो कहता है कि सिर्फ अमाउंट रिसीव लिखो, फॉर यानी कि सिर्फ 50,000 लिखो डायरेक्ट के डायरेक्ट। ये दो मेथड होते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड गैप ने सजेस्ट किए थे। उसके बाद बारी आती है कैपिटल मेंटेनेंस की। कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है? अब बताया गया था कि जो आपकी अकाउंटिंग की इक्वेशन है वो आपकी होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसिड।
अब आपने अपने कैपिटल मेंटेन रखने हैं। वो किस तरह मेंटेन रखने हैं कि आप अपने एसेट्स जितने भी परचेज़ करो और आपकी जो लाइबिलिटी है वो आप जितनी भी लोगों से लो, उन दोनों का आपस में माइनस करके आपके पास कैपिटल जो है वो आपकी वही अमाउंट रहे। कैपिटल आपका अप एंड डाउन ना हो, आपकी कैपिटल की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहे। और इसका सेकंड नेम है कैपिटल रिकवरी भी, कि अगर आप अपने बिज़नेस में 50,000 लगा रहे हो तो क्या आप उससे उतना अर्न भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको बेसिकली इक्विटी भी कहते हैं कैपिटल को, कैपिटल का अदर नेम है इक्विटी भी है। इसमें हमारे शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, हमारा अपना ओन कैपिटल भी आ जाता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि चेंज इन इक्विटी, कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर आता है कि हमें चेंज इन इक्विटी देखनी होती है। वो किस तरह होती है, जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है, यहाँ ऐड कर लीजिएगा कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है, जो हमने इस साल हमारा कैपिटल छोड़ा है वो, और जो स्टार्टिंग में हमारा कैपिटल था जो हमने पहले लगाया था, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो चेंज इन इक्विटी होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहले लगाया हुआ था हमने वो 50K था, और जो हमारा इस दफ़ा क्लोज करते वक्त हुआ है वो 60K हुआ है। शेयर होल्डर्स आ गए होंगे, कोई भी मसला हो गया, तो ये जो 10K है ये हमारा है चेंज इन इक्विटी। अब उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है इंक्रीज़ इन इक्विटी, ठीक है। इंक्रीज़ इन इक्विटी कैसे आता है कि हमारा जो इक्विटी कैपिटल वो जब इंक्रीज़ हमने वो निकालना तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब जो हमारी प्रॉफिट होती है, ये हमने जो कैपिटल लगाया होता है 50,000, इसी के ऊपर हमें प्रॉफिट अर्न हो रही होती है ना, तो ये प्रॉफिट प्लस ये जो हमने 60 से 10K आया, ये हमने अगेन लगाया तो आया ना, तो प्रॉफिट जो हमारी इस साल की भी है, फॉर एग्जांपल 50K के ऊपर हमें 5K प्रॉफिट दिया है वो, प्लस 10K जो हमने इंक्रीज कैपिटल लगाया है, और लेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं। अब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो हमें पैसे ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देते। वो कहते हैं कि भाई साहब, आपको अगर ये 50,000 के ऊपर 5K प्रॉफिट हुई है तो इस 50,000 में 10,000 हमारा भी हिस्सा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को 5K में से 1K दो, तो 1K जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, क्योंकि हमारे वो पैसे जो थे वो बाहर के थे। इसी तो जो आंसर इन दोनों को, इन सबको प्लस माइनस करके आता है, वो हमारा चेंज इन इक्विटी होता है। करंट परचेजिंग पावर, नाउ वी हैव करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेजिंग पावर क्या होती है कि एक शख्स की इस वक्त मौजूदा वक्त में एबिलिटी क्या है बाय करने की, उसके पास कितने पैसे हैं, वो क्या चीज़ बाय कर सकता है, उसे कहते हैं करंट परचेजिंग पावर। और ये होती है हिस्टोरिकल बेसिस पे, हमारा जो एसेट है वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था हिस्टोरिकल बेसिस पे, और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अब के प्राइस के अंदर, कि अब जो है लेट्स से पता, अगर हमने पहले कुछ चीज़ ली हुई थी 50,000 की, उसकी जो वैल्यू थी रिड्यूस होगी 40 होगी या जितनी भी होगी, ठीक है। तो अब जो है उसकी मार्केट वैल्यू जो है, या इन्फ्लेशन वगैरह हो गई है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 50 से 60 हो गई है। तो ये सब आती हैं करंट परचेजिंग पावर में, कि हमने देखना होता है कि हमारा जो एसेट था, जो हमने हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर रखा था, हमने एसेट रखा था, चाहे लाइबिलिटी रखी थी, तो वो अब के दौर में, अब के प्राइस इंडेक्स में कन्वर्ट होके किस एबिलिटी पे आ चुका हुआ है, क्या अब हमारे पास उसको परचेज करने की पावर है कि नहीं है। उसके बाद अब आते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम हमारे एसेट को, जो हमारे पास फर्नीचर मशीनरी पड़ा हुआ है, उसको हम किस तरीके से वैल्यू करते हैं, ठीक है। पहले हमने वैल्यू किया था इस तरीके से कि एसेट्स इस तरीके पे हमारी कंपनी में आएंगे वो, और फिर उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली एक टाइम से डेप्रिसिएशन वगैरह कट करते रहेंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन करंट कॉस्ट में हमने क्या करना होता है, हम वो बुक वैल्यू तो देखते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ ये देखते हैं कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, कि हमारी कंपनी में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बुक्स में हमारी लिखी हुई जो है वो हमारी 40,000 लिखी हुई है, कि हमने जो एसेट परचेज़ किया था 2010 में लाख का, वो 2020 में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके 40,000 तक की प्राइस उसकी आ चुकी हुई है, ठीक है। ये हमारी बुक्स में है। लेकिन अगर हम मार्केट में लिख लें और देखें कि अभी हमारी उस मशीनरी की मार्केट की वैल्यू क्या है, तो वो होती है 60,000। तो इसमें वो कहता है कि हमने अपने एसेट को 60,000 पे लेना है, ना कि 40,000 पर। तो ये होती है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाई माय हैंड्स आर डर्टी। तो हमने 60,000 पे लेना है, ना कि 40,000 पर। इसे कहते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू होती है हमारी करंट मार्केट वैल्यू। हमारा इसमें हमारा दो ही चीज़ें हैं, एसेट लाइबिलिटी। कैपिटल तो हमारा सेल नहीं होता जल्दी, वो स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, वो हमारे शेयर्स होते हैं। एसेट तो लाइबिलिटीज ही होते हैं हर जगह जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एसेट करंट मार्केट वैल्यू क्या होती है, करंट मार्केट वैल्यू वो होती है, फेयर मार्केट वैल्यू वो होती है कि हमारा जो एसेट पड़ा हुआ है वो किस अमाउंट पे बिक जाएगा, यानी कि 60,000,
ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि हमने किसी शख्स के 50,000 देने थे, अब आके वो हम लोग उसको कितने पैसे देंगे। हमारा जो आपस का बातचीत थी वो जिस प्राइस पे सेट होगी उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। वैल्यू टू द बिजनेस, इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती ही तब है जब जिन्होंने हमारे बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको बेनिफिट दें, या जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं हम उनको बेनिफिट्स दें कि आप अगर इतने का शेयर परचेज़ करेंगे आपको इतना डिस्काउंट होगा। इस तरह की किसी भी चीज़ है जो ऑलरेडी हैं उनको हम डिविडेंड्स वगैरह दें। आई मीन उनको उन्होंने जो अमाउंट्स इन्वेस्ट की हुई हैं उनके ऊपर हम उन्हें उनका कोई प्रॉफिट दें। और जो अभी नए नए हमारे इन शेयर्स में आने वाले हैं, कंपनी में आने वाले हैं, हम उनको डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करें। ठीक है, वैल्यू बिजनेस किससे बढ़ती है कि हम लोग अपने स्टेक होल्डर्स को कितना बेनिफिट देते हैं। उसके बाद उसकी लॉन्ग टर्म एबिलिटी पे, एक बिज़नेस की लॉन्ग टर्म एबिलिटी पे। अब ये लॉन्ग टर्म एबिलिटी क्या है, ये लॉन्ग टर्म एबिलिटी होती है कि एक बिज़नेस किस तरीके से रन कर रहा है, वो किस तरीके से तुर्की ब तुर्की अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करी जा रहा है। ठीक है, और अपनी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ करी जा रहा है, जितनी वो प्रॉफिट कमा सकता है उतनी वो कमा रहा है। और किस तरह वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर रहा है। कभी वो ये एक प्रोडक्ट बेच रहा था, अब जो है वो 3-4 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। उसकी जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा हैप्पी रख रहा है, उनको बोनसेस वगैरह दे रहा है। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स फंड्स वगैरह वो भी रेज़ हो रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये वैल्यू टू बिज़नेस में आती हैं। इन सब का प्लस करके वैल्यू टू बिज़नेस बनता है, स्टेक होल्डर से लेके एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी तक।